हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके साथ प्लांट फिजियोलॉजी का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी बीएससी और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर दोनों में चलता है ये पेपर, और इसमें हम एक टॉपिक इसका जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। हमें पता है कि रेस्पिरेशन सजीवों में होने वाली सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है जिसके द्वारा सजीवों को विभिन्न कार्य करने के लिए एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर जो रेस्पिरेशन यानी श्वसन की जो क्रियाविधि है, मैकेनिज्म है, वो बेसिकली 3 स्टेप्स में संपन्न होती है। उसमें जो पहला स्टेप होता है वो ग्लाइकोलाइसिस होता है, दूसरा क्रेब्स साइकिल और तीसरा ईटीएस यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इन तीनों में कुल मिलाकर जो पूरी मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन की, श्वसन की, वो संपन्न होती है। तो यहाँ पर एक पहला स्टेप हम डिस्कस करने वाले हैं और वो है ग्लाइकोलाइसिस। आइए स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस को। पहले पॉइंट में आप इसका मीनिंग देख पा रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस वास्तव में एक ग्रीक शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, ग्लाइकिस यानी स्वीट और लाइसिस यानी स्प्लिटिंग। तो इस प्रकार से स्वीट से यहाँ पर मतलब है ग्लूकोज से, और स्प्लिटिंग यानी टूटना। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन की जो प्रक्रिया है वो ही एक्चुअली ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है, और इसमें होता भी यही है। ग्लूकोज का एक अणु टूटकर 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, और ये पूरी प्रोसेस ही ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। इस प्रोसेस की जो खोज करने वाले थे वो 3 जर्मन साइंटिस्ट थे, एम्बडिन, मेयरऑफ और पारनास। इन्हीं के सम्मान में इस पाथवे को EMP पाथवे भी कहा जाता है। ये वास्तव में उपापचयी क्रियाओं की एक श्रृंखला है जिसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं, और नेट गेन 2 ATP का होता है। इसमें ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म का यूनिवर्सल सेंट्रल पाथवे है जिसको पूरी तरह से स्पष्ट 1940 में किया गया था। यह पाथवे लगभग सभी ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। आमतौर पर चाहे वो ऑक्सीशोषण करने वाले हों चाहे वो अनऑक्सीशोषण करने वाले हों, सभी में ग्लाइकोलाइसिस वाला जो मैकेनिज्म का पहला चरण है वो सभी में संपन्न होता है। और ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है ये बेसिकली साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है। साइटोप्लाज्म के मैट्रिक्स में ये प्रक्रिया संचालित होती है। ग्लाइकोलाइसिस की पूरी जो प्रोसेस है वो लगभग 10 स्टेप में संपन्न होती है। ये जो 10 स्टेप हैं इनमें से पहले 5 स्टेप्स को प्रिपरेटरी फेज़ कहा जाता है, और जो अगले 5 स्टेप्स हैं यानी लास्ट 5 स्टेप्स हैं उनको ऑक्सीडेशन फेज़ कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो ग्लाइकोलाइसिस है वो बेसिकली 10 चरणों में संपन्न होगी। पहले 5 चरणों को प्रिपरेटरी फेज़ और दूसरे अंतिम 5 चरणों को ऑक्सीडेशन फेज़ कहा जाता है। ये जो पहले 5 चरण हैं जिनको हमने नाम दिया है प्रिपरेटरी फेज, इसमें ग्लूकोज का फास्फोराइलेशन होता है और यह है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसको फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड भी कह सकते हैं, और इसमें बेसिकली 2 ATP प्रयुक्त हो जाते हैं। तो पहली प्रिपरेटरी फेज में 2 ATP अणु काम आ जाते हैं। इसके बाद फिर जो दूसरी फेज है जिसको हम कह रहे हैं ऑक्सीडेशन फेज, इसमें ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पायरुविक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पर फिर 2 ATP और 2 NADH का निर्माण होता है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से जो फाइनल हम जब देखते हैं पूरा प्रोसेस संपन्न होने के बाद, तो हमें नेट गेन 2 ATP का इसके माध्यम से होता है। तो इस प्रकार से ग्लाइकोलाइसिस को बड़े तौर पर 2 भागों में, प्रिपरेटरी फेज और ऑक्सीडेशन फेज, दोनों में 5-5 चरण हैं जिनके द्वारा ये क्रिया संपन्न होती है। इनको एक डायग्राम में आप बहुत स्पष्ट सबको देख सकते हैं। अगली स्लाइड पर आप इसका पूरा डायग्राम देखेंगे कि किस प्रकार से ये प्रोसेस संपन्न हो रही है, और 10 के 10 चरण आपको इस डायग्राम में बहुत स्पष्ट नज़र आ रहे हैं। हम चाहें तो यहाँ पर सिर्फ इस डायग्राम को ध्यान में रखते हुए पूरी प्रोसेस को आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। सीधा आपको इतना ही बताना होता है इसमें कि पहले चरण में कौन सा पदार्थ से कौन से पदार्थ का निर्माण हुआ, और बेसिकली उसमें कौन सा एंजाइम प्रयुक्त हुआ, क्योंकि आमतौर पर ये जो क्रिया है वो
ज़्यादातर प्रत्येक स्टेप पर कोई ना कोई एंजाइम की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। तो क्योंकि इस डायग्राम में आप एकदम पूरा की पूरा देख पा रहे हैं, तो अगर आप ये डायग्राम कर लेते हैं तो इसके स्टेप्स लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर भी मैंने इस प्रेजेंटेशन में आपको एक एक स्टेप्स के बारे में शब्दों में भी इसको समझा के बताया गया है, तो आप वहाँ पर एक बार इसको पढ़ लेते हैं और फिर वापस से आप इस डायग्राम पर अगर आएंगे तो 1 मिनट में आप आराम से पूरा खुद इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आइए एक एक स्टेप करके जो इसके 10 स्टेप हैं उनको बहुत ब्रीफली आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला स्टेप है उसमें आप देखते हैं कि सबसे पहले जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है उसको हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर ये जो प्रोसेस है मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में यहाँ पर एक एटीपी एडीपी में भी कन्वर्ट होता है, अर्थात यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप उसका यूज होता है, इसलिए ये फॉस्फोराइलेशन वाली प्रक्रिया है। तो पहले स्टेप में ग्लूकोज से निर्माण हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में। दूसरा चरण आप देख रहे हैं, इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमराइज हो जाता है किसमें? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। और यहाँ पर जो एंजाइम की उपस्थिति में ये क्रिया संपन्न होती है वो है फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज। फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हुआ इसका दूसरा चरण। इसके बाद तीसरा स्टेप में अभी जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना था वो कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इसमें कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में। मतलब यहाँ पर एक और फॉस्फेट ग्रुप इसमें ऐड हुआ है और वो फॉस्फेट कहाँ से आता है? एटीपी से। तो यहाँ पर भी एटीपी कन्वर्ट होता है एडीपी में, एक फॉस्फेट जो रिलीज होता है वो इस पर जुड़ जाता है और बनाता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। और ये अभिक्रिया भी मैग्नीशियम आयंस और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती है। इस प्रकार से ये हुआ इसका तीसरा स्टेप। अब हमारे पास है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो कि 6 कार्बन परमाणु वाला होता है, इसमें कार्बन नंबर्स 6 होते हैं। अब इसका एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में दो अलग अलग भागों में विघटन हो जाता है। ये दो भागों में टूट जाता है, दो अलग अलग प्रोडक्ट का निर्माण करता है, जिसमें एक है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जिसको फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड भी कह सकते हैं, और दूसरा है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट DHAP शॉर्ट में जिसको बोलते हैं। तो ये दो पदार्थ बनते हैं, पहला ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जिसको हम फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड भी कह रहे हैं, और अगला है DHAP डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्योंकि एक 6 कार्बन नंबर वाला हमारे पास पदार्थ था वो दो भागों में टूटता है, और ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स बनते हैं ये इनमें जो कार्बन परमाणु की संख्या होती है वो 3 होती है। जो कार्बन एटम्स का जो नंबर होता है इन दोनों में, चाहे वो PgAl एंड फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड और या फिर दूसरा DHAP डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इन दोनों में ही जो कार्बन नंबर होता है वो 3 होता है। तो इस प्रकार से चौथे चरण में यहाँ पर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स का निर्माण हुआ, PgAl और DHAP। इसके बाद अगला पांचवा जो चरण होता है उसमें अभी ये जो दो पदार्थ बने हमारे पास ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एक्चुअली इनमें इंटर कन्वर्जन होता है। ये आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्जिबल होते हैं, एक दूसरे में बदलते रहते हैं। इस प्रकार से इस प्रक्रिया में जब ये दोनों एक दूसरे में बदलते रहते हैं तो एक एंजाइम इसमें भी प्रयुक्त होता है जिस एंजाइम की उपस्थिति में इनका इंटर कन्वर्जन होता है, और ये है फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज। ये एंजाइम जो यहाँ पर प्रयुक्त होता है फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में, इसमें इनका इंटर कन्वर्जन होता है। लेकिन फाइनली जो आगे के चरणों में, ग्लाइकोलाइसिस के आगे के चरणों में, जो बेसिकली जिसको हम नाम दे रहे हैं ऑक्सीडेशन फेज, उसमें जो मॉलिक्यूल एंटर करता है
वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ही होता है, फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड भी जिसको आप कह सकते हैं। इसलिए अब आगे के चरणों में जो प्रवेश करेगा यहाँ से वो प्रवेश करेगा फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, जिसको आप ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी कह रहे हैं। तो इस प्रकार से इन 5 चरणों में प्रिपरेटरी फेज संपन्न हो जाती है और फाइनली इस अंततः यहाँ पर हमको मिल जाता है फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब अगला इसका जो चरण स्टार्ट होगा वो होगा ऑक्सीडेशन फेज, और वो अगले 5 चरणों में आप इसको देखेंगे। अगले चरण में आप इसको आप देख पा रहे हैं कि छठा जो स्टेप है इसमें सबसे पहले 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का इसमें निर्माण होता है। किससे? फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से। अभी हमारे पास जो सबसे अंत में पदार्थ बना था वो था फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। प्रिपरेटरी फेज का लास्ट जो प्रोडक्ट था वो था फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ये कन्वर्ट होता है 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, और इसमें जो एंजाइम प्रयुक्त होता है वो है फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डीहाइड्रोजनेस। फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डीहाइड्रोजनेस की उपस्थिति में ये कन्वर्ट हो जाता है 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, और यहाँ पर NAD कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में। कहीं हम NADH भी लिखते हैं और कहीं पर इसको NADH2 भी लिखा जाता है। तो इस प्रकार से एक अलग अगला स्टेप आपने देखा जिसमें फाइनली निर्माण हुआ था 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फिर बाईफॉस्फोग्लिसरेट भी कह सकते हैं इसको। इसके बाद अगले स्टेप में जो 7वां स्टेप जिसको आप कह रहे हैं, इसके बाद निर्माण होता है 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसका डीफॉस्फोराइलेशन होता है जिससे 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, इससे इस निर्माण होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का। और यहाँ पर ये जो प्रोसेस संपन्न होती है वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये प्रक्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार से 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद अगला 8वां स्टेप आप देख रहे हैं, यहाँ पर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, और यहाँ पर जो एंजाइम प्रयुक्त होता है वो है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेस। फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेस एंजाइम की उपस्थिति में 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद अगला स्टेप जो 9th स्टेप आप देख रहे हैं उसमें 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड इसमें कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ एंजाइम जो आपने प्रयुक्त होते हुए देखा है वो है एनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये चरण संपन्न होता है। और फाइनली जो अंतिम स्टेप है उसमें फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में। तो इस प्रकार से फाइनली यहाँ पर पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और इस चरण में निर्माण होता है ATP का भी। तो लास्टली जब पूरे आप इन फर्दर स्टेप्स को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि 2 ATP का नेट गेन भी यहाँ पर होता है। बेसिकली 4 बनते हैं लेकिन उनमें से 2 काम में भी आ जाते हैं, इसलिए जो नेट गेन होता है वो 2 ATP का ही इस प्रक्रिया में होता है। तो यहाँ जो पूरी की पूरी इस 10 स्टेप की रिएक्शन है उसको आप एक ही चरण में लिख सकते हैं, एक ही अभिक्रिया में लिख सकते हैं, और ये आपके सामने सबसे नीचे स्क्रीन पर नज़र आ रही है। आप देख रहे हैं ग्लूकोज प्लस 2 ADP प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस 2 NAD प्लस इससे बनता है 2 पायरुवेट यानी पायरुविक एसिड प्लस 2 ATP प्लस 2 NADH प्लस 2 H प्लस। इस प्रकार से ये पूरी की पूरी प्रोसेस यहाँ पर एक ही अभिक्रिया के द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। तो ये आपने पूरा ग्लाइकोलाइसिस किस प्रकार होता है, 10 स्टेप उसके हैं, किस स्टेप में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है, और 5 स्टेप प्रिपरेटरी फेज के और 5 स्टेप
ऑक्सीडेशन फेज के, ये यहाँ पर हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इसमें बेसिकली जो स्टेप्स हैं उनको आपको क्रम से मॉलिक्यूल्स को ध्यान रखना है कि ग्लूकोज से फाइनली पायरुविक एसिड बनने तक कौन कौन से मॉलिक्यूल्स बीच बीच में बनते जा रहे हैं और इनमें कहाँ ATP ADP में कन्वर्ट हो रहा है और कहाँ ADP से ATP बन रहा है, साथ में किस स्टेप पर कौन सा एंजाइम प्रयुक्त हो रहा है, ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। इसको आप अब पूरे चरण जब आपने देख लिए हैं तो अब आप सिंपली जो दूसरी या तीसरी स्लाइड में हमने इसका एक पूरा ओवरऑल डायग्राम 10 स्टेप का आपको शो किया था, आप उस पर वापस जाएंगे, उसको एक बार वापस देखेंगे तो अब आपको पूरे डिटेल्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, डिटेल्स देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप पूरा की पूरा उस रे डायग्राम के द्वारा, जो डायग्राम में आपको स्टेप्स शो किए हैं उसके द्वारा आप अपने शब्दों में इस पूरे की पूरे पाथवे को आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म है उसका सबसे महत्वपूर्ण और पहला चरण, जो कि दोनों प्रकार के रेस्पिरेशन प्रोसेस में संपन्न होता है, चाहे वो ऑक्सीश्वसन हो या अनऑक्सीश्वसन हो, ये दोनों में पहला चरण होता ही है, जो कि साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स में संपन्न होता है और इसमें फाइनली 2 ATP का लाभ होता है। तो ये पूरा प्रोसेस आपने देखा और समझा, मुझे लगता है ये आपके समझ में आया होगा। आप इसको एक वीडियो को एक बार वापस देखें और वो जो डायग्राम इसका बना हुआ है उसको इसमें एक बार आप खुद पहले समझें और इसके बाद फिर उसको अपनी कॉपी में एक बार बिना देखे बनाने का प्रयास करें, तो आपको बहुत आसानी से ये प्रोसेस समझ में आ जाएगी। थैंक यू।